So today we will understand how mythology is actually not mythology. जो हम कहते हैं मिथक, mythology वर्ड कहाँ से आया? संस्कृत के मिथक से आया. Mythology means something concocted, some stories, something which is not real. तो जैसे ही हम बोलते हैं हिंदू माइथोलॉजी, तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारी जो भी सारी बातें हैं वो क्या है? स्टोरीज हैं. वो रियलिटी है क्या? नहीं है, क्योंकि हमने खुद ही नाम दिया. क्या दिया? हिंदू माइथोलॉजी. मतलब भगवान है कि नहीं है? अरे नहीं, भगवान तो माइथोलॉजी है. अब ये माइथोलॉजी का ओरिजिन कहाँ से हुआ? कैसे ऐसा हुआ कि हम लोग अपनी चीजों को ही कहानी बोलने लगे? इस बात को आज हम अगले 15 मिनट्स में समझेंगे. आई विल नॉट टेक योर मच टाइम. हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट दिस अंडरस्टैंडिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर अस? कितने लोगों को लगता है कि ये समझना कि माइथोलॉजी क्या है और हिंदुइज्म माइथोलॉजी है या नहीं है, कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? कितने लोगों को लगता है कि इम्पोर्टेंट है? तो कितने लोगों को लगता है कि इम्पोर्टेंट नहीं है? वेरी गुड. तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये जो स्टोरी बुक्स हैं, ये ऊपर जो लिखी हैं महाभारत, रामायण, भागवतम, या ये कोई एक्चुअली रियलिटी है? ये सच में हुआ था या नहीं हुआ था? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है. और इसको कई लोग कहते हैं हमने तो राम को नहीं देखा, हमने तो कृष्ण को नहीं देखा, हमने तो ये सारे जो है एपिसोड्स हुए हमारे सामने तो नहीं हुए. हो सकता है ये कोई स्टोरी बुक हो, कोई मॉरल साइंस की स्टोरीज हो, मॉरलिटी वैल्यूज सिखाने के लिए, डर पैदा करने के लिए. हो सकता है कि मनगढ़ंत जो है वो कुछ कहानियां हो, कहीं कोई बैठे लोगों ने लिख दिया और लिख दिया तो चल रहा है वो. तो हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं. ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया. आप में से कौन कौन ऑस्ट्रेलिया गया है? अरे एक भी हाथ नहीं. अच्छा, ऑस्ट्रेलिया एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? अरे कैसे मालूम? आप में से तो कोई नहीं गया. हाँ, कैसे मालूम ऑस्ट्रेलिया एग्जिस्ट करता है? यस मैडम, बोलिए, कैसे मालूम? हाँ, क्या बोल रहे हो? क्रिकेट हार जाते हैं उनसे इसलिए. तो ऑस्ट्रेलिया एग्जिस्ट करता है नहीं करता है कैसे पता चला हमको? हमने ऑस्ट्रेलिया के बारे में बुक्स में पढ़ा, हमें हमारे टीचर्स ने बताया. हो सकता है हम अपनी लाइफ में किसी से मिले जो ऑस्ट्रेलिया होके आया. हो सकता है कि हम में से किसी का ड्रीम हो वही हम ऑस्ट्रेलिया जाके सेटल हो जाएंगे, है ना? तो ऐसे ही भगवान के बारे में भी हमने सुना, हमारे टीचर से सुना, हमारी बुक्स में पढ़ा. हमने नहीं देखा है, हमने ऑस्ट्रेलिया को भी नहीं देखा है. हमने ऑस्ट्रेलिया को नहीं देखा है, लेकिन हम मानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया होता है. हमने भगवान को भी नहीं देखा है, लेकिन हम ये नहीं मान पाते कि भगवान होते हैं. इसलिए ऑस्ट्रेलिया इमेजिनरी है कि नहीं है? ऑस्ट्रेलिया माइथोलॉजी है क्या? नहीं है. क्यों नहीं है सर माइथोलॉजी? आपने तो नहीं देखा कभी, आपने तो बस सुना है उसके बारे में. वैसे ही आपने राम कृष्ण के बारे में भी सुना है, आपने कभी नहीं देखा. लेकिन राम कृष्ण आपके लिए माइथोलॉजी है और ऑस्ट्रेलिया आपके लिए रियलिटी है. अभी माइथोलॉजी शब्द का ओरिजिन कहाँ से आया? माइथोलॉजी शब्द का मतलब होता है इमेजिनरी, मिथक, कहानी, स्टोरी. और ये देखो, ये टाइम लाइन समझना बहुत जरूरी है कि माइथोलॉजी शुरू कहाँ से हुई. अगर आपने कभी भी रिलीजियस कोई बुक्स पढ़ी हो तो आपने कभी पढ़ा कि क्रिश्चियन माइथोलॉजी? नहीं. क्रिश्चियन हिस्ट्री. क्या आपने पढ़ा कभी इस्लामिक माइथोलॉजी? नहीं. इस्लामिक क्या है? हिस्ट्री. बुद्धिस्ट क्या है? हिस्ट्री है. जुडाइज्म क्या है? हिस्ट्री है. हिंदुइज्म क्या है? माइथोलॉजी. रोमन क्या है? माइथोलॉजी. अब ये किसने वहां पे एक एरो लगा दिया कि भाई 2000 साल के पहले जो कुछ हुआ है वो सब क्या है? माइथोलॉजी. 2000 साल के बाद जो कुछ हुआ है वो सब हिस्ट्री है. हु वाज दैट पर्सन हु डिसाइडेड कि ये डिवाइडिंग लाइन बना दी हमने कि हिंदुइज्म में सब कुछ क्या है? केवल कहानी है, और बाकी सब रिलीजन में क्या है? रियलिटी है. अब जब आप अपने ही मुंह से अपनी रिलीजन के लिए माइथोलॉजी शब्द यूज करते हो तो आपको कभी ये विश्वास होगा कि नहीं मुझे बहुत अच्छे से इसका पालन करना चाहिए? अरे भाई ये तो कहानी है, ये तो हिंदू माइथोलॉजी है. आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर भी चैप्टर क्या है? हिंदू माइथोलॉजी.
ये अंदर तक हमारे दिमाग में भर दिया गया है जनरेशन से कि ये माइथोलॉजी है, इसलिए इसको मानने की जरूरत नहीं है। ऊपरी ऊपरी तौर पे सोसाइटी की प्रेशर के कारण, फैमिली के प्रेशर के कारण और एग्जाम के प्रेशर के कारण मानते रहो भगवान को। 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे अगर मैं पास हो गया। बेसिकली क्या है, हम भगवान को उतना ही मानते हैं जितना हम ये माने कि भगवान हमारी मानते रहे। जब हमारी भगवान मानना बंद कर दे तो हम उस भगवान को मानना भी बंद कर देते हैं, क्योंकि हमारे लिए केवल वो एक ऑर्डर सप्लायर है, हमारे लिए तो एक माइथोलॉजी है, हमारे लिए तो वो एक सिंपल सा एक प्रेशर है सोसाइटी का कि मुझे मानना चाहिए। लेकिन ये बात बच्चों याद रखो, ए ग्रेट सिविलाइजेशन इज नॉट कॉन्कर्ड फ्रॉम विदाउट until it has destroyed itself from within। अंदर से जब तक रिलीजन और सिविलाइजेशन को खत्म ना कर दिया जाए तब तक कोई भी बड़ी कंट्री या कोई भी बड़ी सभ्यता को आप जीत नहीं सकते। और ये बात हमसे ज्यादा एक व्यक्ति को पता थी, और वो व्यक्ति कौन था मैं अभी आपको इंट्रोड्यूस करूंगा उस व्यक्ति को। तो ये हमेशा याद रखो, जब अच्छा समय चलता है तो लेजी लोग पैदा होते हैं जो मूर्ख भी होते हैं, और उनकी गलतियों से वो अच्छा समय बहुत जल्दी खराब समय बदल जाता है। ये साइकिल ऑफ सिविलाइजेशन है। अभी हम रिलेटिवली अच्छे समय से गुजर रहे हैं और यही टाइम है जब हम कंप्लेसेंट होंगे और हमको कोई जीत के खत्म कर देगा। इस आदमी को जानते हो? कौन जानता है? देखो, जो आपको डिस्ट्रॉय करने में लगा हुआ है उसका नाम तक आप नहीं जानते हो। ये आपकी अवेयरनेस है आसपास की चीजों की। इस अवेयरनेस के साथ आप सोचते हो कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर लोगे, अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर लोगे। इस व्यक्ति ने एक लेटर लिखा था, इस आदमी का नाम है मैकाले। ये जो कुछ अपन पढ़ के यहाँ तक पहुंचे हैं ये इसी व्यक्ति की देन है। और इसने इस लेटर में क्या लिखा था? If our plans of education are followed up, there will not be a single idolater among the respected class in the Bengal in 30 years hence। ये व्यक्ति था जिसने मॉडर्न इंग्लिश एजुकेशन की इंडिया में नींव रखी। ये आदमी मैकॉले ने वो एजुकेशन सिस्टम बनाया और उसने कहा कि बस अगर मेरा एजुकेशन सिस्टम चल गया तो मैं 30 साल में बंगाल से एक अच्छे रिस्पेक्टेड फैमिली में किसी को नहीं छोड़ूंगा जो भगवान में बिलीव करता होगा। इतना उसका जो है वो एसिडिक थॉट था। अब ढेर सारी उसने किताबें ट्रांसलेट की संस्कृत से, अपनी मर्जी से, अपने तरीके से। ये मैकाले और मैक्स मुलर, इन दो लोगों ने मिला के सो कॉल्ड इंडोलॉजिस्ट, इन्होंने ऐसा माहौल बनाया कि हिंदुइज्म क्या है? हिंदू माइथोलॉजी। सारे स्क्रिप्चर्स क्या है? कहानियां हैं। अब ये जो स्थिति क्यों बनाई गई और क्या इसके पीछे पूरा थॉट प्रोसेस है, हम कभी बहुत डिटेल में भी समझ सकते हैं, लेकिन आज क्योंकि मेरे पास भी समय नहीं है और आपके पास भी नहीं, हम एक शॉर्ट वे में समझते कि ये सारा कॉन्कॉक्टेड, डॉक्टर डिस्टॉर्टेड सारा जो एविडेंस था वो केवल इसलिए था कि सबसे पहले ये प्रूव किया जाए कि इंडिया एज ए इंडियन आइडेंटिटी कभी रही नहीं, भारत कभी देश के रूप में रहा ही नहीं। और अगर आपने एनसीईआरटी की बुक पढ़ी होगी, आपने हिस्ट्री की, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ सर सही कह रहे हो। पूरी बुक में यही तो दिखा रहे थे कि सब छोटी छोटी रियासतें थी, आपस में लड़ती थी, कहाँ इंडियन आइडेंटिटी तो थी। और उन्होंने ये सिखा दिया कि हमेशा बाहर से जो आए उससे हम हारे, हम कभी जीते ही नहीं। हमेशा ये बताया गया कि पितृसत्तात्मक सत्ता थी, मेल जो कहते थे वो होता था। और ये ब्रिटिशर्स आए जिन्होंने हमें रेलवे दी, हमें हाईवेज दिए, हमें इलेक्ट्रिसिटी दी, हमें मॉडर्निटी दी। जबकि रियलिटी क्या है? कभी आप शशि थरूर की एक स्पीच है जो उन्होंने यूके की पार्लियामेंट में दी थी, सुनी? किस किसने सुनी? नहीं सुनी तो आज ही जाके सुनो, आपको समझ में आएगा कि कितना लूटा उन्होंने। $1 ट्रिलियन बॉन्ड्स जो है वो यहाँ से लूट के लेगा और थोड़ा सा ऐसे भीख के तौर पे फेंक के चलेगा कि बना देना, सड़क बना देना इनके लिए। वो भी इसलिए कि अगर ये रिवॉल्ट करें तो हमारी सेना जल्दी से जल्दी इनको कुचल सके। उनका एम कोई भी फिलंथ्रॉपी नहीं था। उनके समय 3 ऐसे बड़े फेमाइन हुए, सो मिलियंस ऑफ इंडियंस दे डाइड, नंबर नहीं है हमें पता, और वो सब आर्टिफिशियल फेमिन्स थे क्योंकि उन्होंने सब कुछ एक्सपोर्ट कर दिया। तो ब्रिटिशर्स का एम क्या था? आपके थॉट प्रोसेस में जो सुपीरियरिटी वो कहां से आती है? स्पिरिचुअलिटी से आती है।
अगर मैं आपको उस लेवल पे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दे दूं तो खत्म हो जाओगे। अगर मैं आपको एक बार प्रूव कर दूं भाई तुम जो कर रहे हो ना जंगली जानवरों जैसा काम है, आदिवासियों की सोच है, खत्म हो तुम। और जो तुम में अच्छा दिखे, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये मैंने दिया था तुमको पिछली जनरेशन में, हमारे लोग आके तुम्हें देके गए, बस यही तो करना है। इतना करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये तीन ऐसे पिलर्स थे हमारी सोसाइटी के जिसपे पूरी सोसाइटी टिकी हुई। बोले इन तीन पिलर्स को डिस्ट्रॉय कर दो। रामायण को प्रूव कर दो, राम थे ही नहीं, कहानी है, राम सेतु कभी नहीं बना, कल्पना है। महाभारत को प्रूव कर दो, अरे बहुत एग्जैजरेटेड स्टोरी है, छोटी मोटी कोई लड़ाई हुई होगी, दो चार लोग लड़े होंगे आपस में। और बोले भागवत को प्रूव कर दो, भगवान को प्रूव कर दो, वो तो ऐसे ही है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अफेयर है। हम फिर आते हैं इस टाइमलाइन। ये डीप रूटेड प्रेजुडिस केवल उनका नहीं था, कि डीप रूटेड प्रेजुडिस आज अपना सबका है, क्योंकि हम भी वही सब पढ़ के यहां तक आए। और इस प्रेजुडिस के कारण क्या हुआ, एक वो जो टाइमलाइन हमारी ऐसी इन्फिनिटी वाली थी, एक हमारी टाइमलाइन थी जहां बिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स की बात करते हैं। लॉर्ड ब्रह्मा की जो आयु है वो 311 ट्रिलियन ईयर्स है। कार्ल सैगन बहुत फेमस एस्ट्रोफिजिसिस्ट हुए, उन्होंने बोला कि ये जो हिंदू कॉस्मोलॉजी है बस यही अकेली है जो इस लेवल पे टाइमलाइन की बात करती है जिस लेवल पे आज मॉडर्न बिग बैंग की थ्योरी बात करती है। नहीं तो बाकी लोगों के लिए क्या है, दुनिया 4000 साल पहले बनी। और वो जो प्रचार करने यहाँ पे आए कि ये पैगान लोगों को हम जो है वो अपनी रिलीजन में कन्वर्ट करेंगे, तो वो जब यहाँ पे आके देखे, अरे भैया इनकी हिस्ट्री तो हजारों साल पहले तक जा रही है, इनको कैसे बदले? बोले इनको बदलने के लिए इनकी हिस्ट्री को मॉडिफाई या बदलना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो एपिक्स का इंपॉर्टेंस है इनकी लाइफ में, इसको डाउन प्ले करना पड़ेगा। किसी तरीके से इनका जो कल्चरल सोशल हिस्टोरिकल वैल्यू है उसको खत्म करना पड़ेगा। अगले 5 मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम समझ सकते हैं कि ये कोई भी हमारे जो शास्त्र है वो सच में हुए थे, इनकी हिस्टोरिकल एविडेंसेस क्या हमारे पास ऐसे साक्ष्य हैं जिनसे हम कह सकते हैं कि नहीं सच में ये कहानी नहीं है, ये सच में हुआ। सबसे पहला एविडेंस, इसको कहते हैं ज्योग्राफिकल एविडेंस। अगर आप राम जी का पूरा वनवास का चरित्र पढ़ेंगे कभी, तो आपको पता लगेगा कि कैसे उनको वनवास का आरंभ होता है। तो वो अयोध्या से चलते हैं और इस तरीके से जब सीता माता का हरण हो जाता है तो वो श्रीलंका तक जाते हैं। आज भी वो सारे स्थान जो छोटे छोटे एक एक प्लेसेस डिस्क्राइब्ड है वाल्मीकि रामायण में, वो एग्जिस्ट करते हैं। और उन सब जगहों पे बहुत सारे एविडेंस है। आप में से कौन कौन चित्रकूट गया है? बहुत सारे एविडेंस है कि रामचंद्र जी ने सालों वहां पे वास किया है। तो इसलिए कोई डिफिकल्ट बात नहीं, आप अगर केवल मैप करने जाओगे तो ही आप समझ सकते हो कि हाँ ये तो सच की बात है। ऐसे ही महाभारत का भी ज्योग्राफिकल एविडेंस है। महाभारत के अंदर जितने डिस्क्रिप्शन है, सारे लोग लड़ने के लिए आते हैं, तो वो पूरा डिस्क्रिप्शन कहाँ से कहाँ तक का है, पूरा फार ईस्ट से लगा के, मतलब सीरिया के वहां से लोग महाभारत की लड़ाई में लड़ने के लिए आए थे। सीरिया में अभी थोड़े दिन पहले एक्सकवेशन हुए तो उसके अंदर वहां पे शिवलिंग मिला, वहां पे संस्कृत में लिखे हुए अभिलेख मिले, और वहां पे पूरी एक जीनियोलॉजी है राजाओं की जिनके नाम संस्कृत में होंगे। तो इस तरीके से हम बहुत सारे एविडेंस से ये प्रूव कर सकते हैं। लेकिन जब हम ये एविडेंस देते हैं तो वो लोग क्या कहते हैं, इसको देखो, वो लोग कहते हैं अरे स्पाइडरमैन भी न्यूयॉर्क में रहता है, तो इसका मतलब थोड़ी स्पाइडरमैन जो है वो रियलिटी हो गया। बोले न्यूयॉर्क रियलिटी है, बोले चित्रकूट रियलिटी है, लेकिन राम क्या है, इमेजिनरी है। और बोले इन सब कहानियों का क्या सार है, बोले कहानियों का सार ये है जैसे कैप्टन अमेरिका भी अच्छी अच्छी बातें सिखाता है, जैसे कि स्पाइडरमैन भी कहता है कि विद ग्रेट पावर कम्स द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बोले ऐसे ही जो है हमारे शास्त्रों में भी अच्छी बातें लिखी हुई है। बोले ये भी इमेजिनरी है और वो भी इमेजिनरी है। तो इसलिए हम केवल मैपिंग पे नहीं रुकेंगे, हम चलते हैं अगले एविडेंस पे, उसको कहते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। तो आप में से बहुत सारों को पता होगा, शायद कोई गया भी हो अंडर वाटर। अभी हमको द्वारका के एविडेंस मिल गए, फुटप्रिंट मिल गया, हमें पता है कि द्वारका एग्जिस्ट करती है, उसकी कार्बन डेटिंग तक कर ली उन्होंने, और वो उसी टाइम को करस्पॉन्ड करते हैं वो एविडेंस। आप भी जाके अंदर देख सकते हैं।
इसके अलावा बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस है, बहुत सारे सेलेस्टियल इवेंट्स हैं जो डिस्क्राइब्ड है कि इस समय ऐसा, सूर्य ग्रहण के समय ऐसा हुआ। और अगर आप वो उसको सॉफ्टवेयर में डालेंगे तो आपको वही टाइमलाइन समझ में आएगी जो टाइमलाइन महाभारत या रामायण में थी। इस पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, बहुत सारी इस पे रिसर्च हुई कि महाभारत की डेटिंग, वॉर ऑफ महाभारत की स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 18 डेज की लड़ाई पहले दिन कब चालू हुई। तो अभी से 3136 ईयर्स, मतलब ये 2024 ऐड कर दो उसमें, करीब 5000 साल पहले महाभारत की लड़ाई हुई। ये एस्ट्रोनॉमिकली सोलर लूनर एक्लिप्स की साइकिल से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। महाभारत के अंदर बहुत सेलिब्रेटेड श्लोक है जहाँ पे बताया कि 13 दिन के अंतराल पे दो जो है ग्रहण पड़े। उन्होंने सॉफ्टवेयर में इसको डाला नासा के, और उन्होंने ढूंढा कि ऐसा तो इसी एक डेट पे हो सकता है और कभी हो ही नहीं सकता। तो इस तरीके से बहुत सारे एविडेंस है, जेनेटिक एविडेंस है। अभी रिसेंट जो एविडेंस है वो हम लीनीजेस को ट्रेस कर सकते हैं, हम ये ढूंढ सकते हैं कि कौन कहाँ से आया, कहाँ से कौन माइग्रेट कर रहा है। और ये माइग्रेशन की जो थ्योरी है ये जेनेटिकली बहुत क्लियरली उन्होंने प्रूव किया कि एक्चुअली बाहर से लोग इंडिया में नहीं आए, इंडिया के लोग जो है वो बाहर जाके पॉपुलेट किया। तो एक बहुत पुरानी थ्योरी है जिसको कहते हैं AIT थ्योरी। ये क्यों बनाई गई थी? आर्यन इन्वेजन थ्योरी। ये क्या कहते थे, आर्यंस जो हैं ये कहीं यूरोपियन कंट्री में थे और ये बाद में आके इन्होंने पूरा धीरे धीरे भारत पे नॉर्थ साइड से कब्जा किया। और जो एबोरिजिन्स, जो ओरिजिनल लोग थे यहाँ के, वो द्रविडियंस थे, जो सो कॉल्ड ऑफ साउथ इंडियंस हैं, उनको धक्का मार के हरा के इन्होंने साउथ इंडिया में भेज दिया। अब इस बहुत सारे लोग, इवन स्कॉलर्स, इस थ्योरी को मानते रहे। इसका एक्चुअली एविडेंस क्या है? आज तक एक भी ज्योग्राफिकल एविडेंस नहीं है कि लोग वहां से यहाँ आए थे, एक भी नहीं। बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो खर्च कर चुके कि एक एविडेंस मिल जाए आर्कियोलॉजिकल कि हम अपनी सुपीरियरिटी प्रूव कर सकें। तो फिर ये लोग बार बार आर्यन इन्वेजन थ्योरी क्यों कहते हैं? क्योंकि आर्यंस कहाँ से आए थे? यूरोप से आए थे। ब्रिटिश कहाँ से आए थे? यूरोप से आए थे। वो ये कहना चाहते थे कि पहले भी आप जंगली जानवर थे, आपको जो कुछ सिखाया था संस्कृत हमने सिखाई थी, वेद हम लेकर आए थे अपने साथ। अब आप सोचो एक नोमैडिक ट्राइब हो, वो कहाँ से वेद लेकर आ जाएगी? जो रोज घूमते रहते हो वो इतनी इतनी साइंटिफिक लैंग्वेज जैसे संस्कृत को बना सकते हैं क्या? जिसको आज कहते हैं कि AI के लिए और कोडिंग के लिए सबसे अच्छी लैंग्वेज कौन सी है? संस्कृत है, क्योंकि वो बहुत साइंटिफिक है। आप कभी पाणिनि ग्रामर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हर चीज का रूल है। और कंप्यूटर के लिए ऐसी लैंग्वेज चाहिए जिसमें हर चीज का रूल है। तो इंग्लिश का तो कोई रूल नहीं है, PUT पुट है और BUT बट, तो कैसे होगा? तो इसलिए अगर हम साइंटिफिक स्क्रूटनी भी करें तो बहुत क्लियरली आर्कियोलॉजिकल रिसेंट एविडेंस से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि एक्चुअली आर्यंस बाहर से नहीं आए। एक्चुअली दिस इज इंडियन माइग्रेशन थ्योरी। इंडियंस जो है वो बाहर थे। और एक बहुत सेलिब्रेटेड अभी रिसेंटली स्टडी हुई जिसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया इसको जेनेटिक एविडेंस के साथ में कि वो PIE1 ग्रुप जो था वही बाद में जाके PIE2 ग्रुप या इंडो यूरोपियन। इसीलिए जर्मन लैंग्वेज या इटालियन लैंग्वेज में बहुत सारे शब्द जो है वो संस्कृत के हैं, क्योंकि संस्कृत बोलने वाले लोग वहां पे जाके सेटल हो गए। इसी तरह बहुत सारी, हम लोग कई बार कहते हैं कि पहली बार वेस्ट में पता चला कि अर्थ जो है वो घूमती है, सन के अराउंड घूमती है, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी है। लेकिन ऐसा नहीं है। वैदिक फिजिक्स में बहुत साल पहले, 3000 साल पहले उनके ये बता दिया था। अगर आप कोई भी भागवत पढ़ोगे 5th कैंटो तो आपको पता चलेगा कि एडवांस एम्ब्रियोलॉजी जो है उसके अंदर डिस्क्राइब है। एडवांस एम्ब्रियोलॉजी के आप जो पढ़ते हो चैप्टर्स वो बिल्कुल उसी टाइमलाइन के साथ में डिस्क्राइब है कि एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है। ये एक एविडेंस है जिससे पता चलता है कि साइंस कितनी एडवांस थी। उन्होंने ये एक, चाहे वो इमेजिनेशन भी हो उनका, लेकिन वो इस लेवल का इमेजिनेशन था कि ऐसा रॉकेट बनाएंगे तो हम बाहर दूर तक स्पेस में जा सकते हैं। ये एम्ब्रियोलॉजी के कार्विंग्स हैं जो मंदिरों में मिले हैं। ये 1000 साल पहले जब माइक्रोस्कोप भी नहीं इन्वेंट हुआ था, तब कैसे उनको पता था कि कैसे ओवम रहता है, कैसे फर्टिलाइज होता है। तो इस तरीके से हम देखें कि रामायण की हिस्टोरिसिटी बहुत सारे तरीकों से हम प्रूव कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द राम सेतु। राम सेतु की सैटेलाइट इमेजेस हैं और उनके डीप जो कंस्ट्रक्शन है उससे लोगों ने प्रूव किया है
कि ऐसा चीज कोई मैन मेड ऑब्जेक्ट ही हो सकता है, नेचर या नेचुरल तरीके से ऐसा रिफ्ट टाइप का स्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो सकता। इसी तरह महाभारत पे तो बहुत सारा काम किया है लोगों ने रिसर्च, और उन्होंने प्रूव किया कि महाभारत भी रियली हुई थी। तो इसलिए पॉसिबल एविडेंस क्या है हमारा, ऋग्वेद को तो कम से कम वेस्टर्न्स भी मानते हैं कि सबसे ओल्डेस्ट जो है वो बॉडी ऑफ लिटरेचर है और इतना वेल कंपोज लिटरेचर है, और रामायण महाभारत की हिस्टोरिसिटी भी इस तरह से प्रूव हो जाती है। इफ ए नेशन दैट फॉरगेट्स इट्स पास्ट हैज नो फ्यूचर। अगर हमें फ्यूचर चाहिए, सिर उठा के जीना है, आंखों में आंखें मिला के सामने वालों से बात करना है जो हमको डिस्ट्रॉय करने पे तुले हुए हैं, तो हमको अपना कॉन्फिडेंस रीगेन करना पड़ेगा अपने स्क्रिप्चर्स में। आप में से जो भी और ज्यादा इसके बारे में जानना, पूछना, समझना चाहे, आई वेलकम यू ऑल। आज हमने क्या देखा, माइथोलॉजी इज एक्चुअली नॉट माइथोलॉजी, बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल, साइंटिफिक, geographical, cultural, social, and many other methods, including genetics. So I am so thankful to each one of you. I am very thankful to organizer for giving me this opportunity. If any one of you want to give any feedback regarding this talk, you can take photograph of this and you can scan it and join a group, or you can directly message me on this number. I am so thankful to each one of you for patiently listening to me. Thank you. Thank you so much for coming.